आज हमारी जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे अम्बाला। पिछली क्लास में हमने पंचकूला पढ़ा था और उसके बारे में हर चीज़ डिटेल से जानेंगे। आज अम्बाला के बारे में भी हम सब कुछ डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इन सभी की क्लासेस कंटिन्यूसली डाली जा रही हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज हमारा जिला दर्शन है अम्बाला, तो हम उसी सीक्वेंस में बात करेंगे कि अम्बाला का नाम अम्बाला क्यों पड़ा और उसके बाद में फिर उसकी भौगोलिक स्थिति, विधानसभा और पर्यटन स्थल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और सीक्वेंस में जानने की कोशिश करेंगे पूर्ण रूप से अम्बाला को। अम्बाला सबसे पहली बात यह है कि अम्बाला का नाम अम्बाला क्यों पड़ा। एक चीज हमें याद रखनी है कि हरियाणा का कोई बहुत ज्यादा सॉलिड इतिहास हमें मिलता नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें गीतों से और लोक कथाओं से मिली है। इसके पीछे कई रीजन बताए जाते हैं। अम्बाला के बारे में सबसे पहली बात जो बताई जाती है वो यह है कि 14वीं सदी में चौदहवीं सदी में एक अंबा नामक राजपूत था जिसने अम्बाला शहर को बसाया था। तो एक वजह तो ये बताई जाती है कि इसकी वजह से इसका नाम अम्बाला पड़ा था। दूसरा इसके बारे में ये बताया जाता है यहाँ पर अंबिका देवी का मंदिर है। एक वजह यह बताई जाती है कि अम्बाला में अंबिका नामक एक देवी का मंदिर है कि इसकी वजह से इसका नाम अम्बाला पड़ा था। उसके अलावा यहां पर आमों के बागों की अधिकता के कारण एक रीजन यह बताया जाता है कि यहाँ पर आम बहुत ज्यादा उगाए जाते थे या फिर यहाँ पर आम के बाग बहुत ज्यादा रहे होंगे, इस वजह से इसका नाम अम्बाला पड़ा था। तो ये तो हो गई इसकी नाम की बात कि ये इसका नाम अम्बाला क्यों पड़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके उपनाम के बारे में कि अम्बाला के उपनाम क्या क्या है। उपनाम सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको साइंस सिटी या फिर वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है। वैज्ञानिक नगरी, अब हम बात करें तो इसको वैज्ञानिक नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं, तकरीबन 35% से ज्यादा साइंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है यहाँ बनाए जाते हैं, इसलिए इसको साइंस सिटी या फिर वैज्ञानिक सिटी भी आप बोल सकते हैं। या फिर उसके अलावा इसको ट्विन सिटी भी बोलते हैं। ट्विन सिटी, अगर ट्विन सिटी पूछा जाए तो अम्बाला है, और इसके एवज में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जुड़वा सिटी, क्योंकि ट्विन से आप जुड़वा मत समझ लेना, जुड़वा सिटी के बारे में अगर या जुड़वा शहर के बारे में पूछा जाए तो वो अम्बाला नहीं है, वो यमुनानगर और जगाधरी है। यमुनानगर और जगाधरी, ये याद रखना है
कि जुड़वा सिटी यमुनानगर और जगाधरी को कहते हैं। इसको वैज्ञानिक सिटी, ट्विन सिटी और एक मिक्सी सिटी भी बोलते हैं। मिक्सी सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जूसर मिक्सी जो होती है उसका निर्माण सबसे ज्यादा किया जाता है, इसलिए इसको मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे, हमने इसके नाम के बारे में, उपनाम के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसकी तहसील के बारे में कि यहाँ पे तहसील कितनी है। तहसील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 तहसीलें हैं। नंबर 1 तो अंबाला सिटी है, अंबाला सिटी। उसके अलावा अंबाला कैंट, अंबाला कैंट। उसके अलावा नारायणगढ़ और चौथी है बराड़ा। ये यहाँ की 4 तहसीलें हैं। एक अंबाला खुद सिटी है, अंबाला सिटी है, अंबाला कैंट है, नारायणगढ़ और बराड़ा। अब हम बात करते हैं इनकी उप तहसील के बारे में। उप तहसील की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 उप तहसील हैं। यहां पर 3 उप तहसीलें हैं। एक तो है शाह और दूसरी है मुलाना, क्या नाम है, शाह है और शहजादपुर, और सॉरी मुलाना है एक और दूसरा है शहजादपुर। मुलाना और शहजादपुर, ये इसकी तहसीलें हैं। तो हमने बात की तहसील और उप तहसील के बारे में। इसकी 4 तहसीलें हैं और 3 उप तहसील हैं। अब हम बात करते हैं, तहसील हो गई, उप तहसील हो गई। अब हम बात करते हैं कि अंबाला जो सिटी है या फिर अंबाला जो जिला है वो किस मंडल के तहत आता है। मंडल के बारे में बात करते हैं। मंडल की अगर हम बात करें तो अंबाला खुद एक मंडल है। अंबाला खुद एक मंडल है। अंबाला मंडल का जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो अंबाला में ही है। मंडल का मुख्यालय जो है वो अंबाला में ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इस मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो एक तो है अंबाला, दूसरा है यमुनानगर, तीसरा है कुरुक्षेत्र और चौथा है पंचकुला। तो इसमें हमने 3 चीजों के बारे में बात की, तहसील, उप तहसील और मंडल। अगर बात की जाए कि वह मंडल बताइए जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो वो अंबाला मंडल ही है। इसको लिख लेते हैं, सर्वाधिक वन वाला मंडल। तो ये चीज याद रखनी है हमें कि सबसे ज्यादा जो वन है वो अंबाला मंडल में पाए जाते हैं। और उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि शिवालिक की पहाड़ियों का सबसे ज्यादा फैलाव किस मंडल में है,
तो वो भी हमें याद रखना है, अंबाला मंडल में है। शिवालिक की पहाड़ियों का सबसे अधिक फैलाव, ये याद रखना है क्योंकि इस मंडल में जो पंचकुला आता है उस अकेले में पंचकुला के 43 के लमसम परसेंट, अंबाला क्या पंचकुला का जो इलाका है उसके तकरीबन 43% इलाके में हमें वन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस मंडल में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और सबसे अधिक फैलाव शिवालिक की पहाड़ियों का इसी मंडल में है। अब आप लिख सकते हैं, उसके अलावा हम फिर अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसके साथ में यहाँ पे इसके गठन की भी बात की जा सकती है। अगर हम अंबाला के गठन की बात करें, इसका गठन कब हुआ था? अगर अंबाला को एज ए जिले के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले इसका गठन किया गया था 1843 में। 1843 में इसका गठन किया गया था जिले के रूप में, और उस टाइम इसको अंग्रेजों ने पंजाब का जिला बनाया था। लेकिन अगर बात की जाए कि इसका गठन हरियाणा में कब हुआ था, अगर इसका गठन हरियाणा में पूछ लिया जाए अगर अंबाला का गठन हमसे हरियाणा में पूछ लिया जाए तो हमको ये याद रखना है जब हरियाणा बना था, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जब हरियाणा बना था उस टाइम 7 जिले बनाए गए थे जिनमें से एक अंबाला भी था। तो इसलिए हरियाणा में अंबाला का जो गठन है वो हरियाणा के साथ में ही हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और इसके साथ में और 6 जिले बने थे जिनके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, घर जेके पे, जिनसे आप याद रख सकते हैं सीक्वेंस में कि जब हरियाणा बना था तो उस टाइम हमारे यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो ये थी इसके गठन की बात। अब हम करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात। हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। कि ये कहाँ है, कहाँ पड़ता है और किस किस के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में लोकेटेड है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में लोकेटेड है। और हम बात करें ये किस किस के साथ में सीमा साझा करता है तो अंबाला हरियाणा के तीन जिलों के साथ सीमा साझा करता है। वो मैं अभी ऊपर आपको बता करके आया था, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और लिख देते हैं। एक तो ये पंचकुला के साथ अपनी सीमा साझा करता है, दूसरा ये यमुनानगर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और तीसरा ये कुरुक्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 3 तो हैं वो जिनके साथ हरियाणा के जिन जिलों के साथ में ये सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें कि अंबाला कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो वो 2 राज्य और हैं। एक है पंजाब
और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें तो अंबाला के ये दो शहरों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, एक है मोहाली और एक है पटियाला। उसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश की देखें कि हिमाचल प्रदेश में किसके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश में ये सिरमौर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सिरमौर से। हमने देखा कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ये कहाँ पड़ता है और किस किस के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, अभी इसी के बारे में बात की है हमने। अब आगे हम देखेंगे कि यहां से नदी कौन कौन सी गुजरती है। नदी की अगर बात की जाए तो यहां से 3 नदियां गुजरती हैं, यहां से 3 नदियां गुजरती हैं। पहली तो है घग्गर, घग्गर, दूसरी है टांगरी, दूसरी है टांगरी और तीसरी है मारकंडा। मारकंडा, ये 3 नदियां यहां से गुजरती हैं और बाकी झील कोई यहाँ पे है नहीं। एक चीज याद रखनी है कि अंबाला में कोई झील है नहीं। अब हम बात करते हैं, जब नदी की बात की है तो इसमें सिंचाई किस परियोजना के तहत की जाती है, ये हम बात करेंगे। सिंचाई, तो यहां पर सिंचाई नांगल सिंचाई परियोजना के तहत, नांगल सिंचाई परियोजना के तहत यहां पर सिंचाई की जाती है। उसके अलावा जब हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम बात करते हैं यहां पर खेती, सर्वाधिक खेती किस चीज की जाती है। और हम देखेंगे कि अंबाला में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल, जैसा कि हम अभी ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि जिसकी वजह से इसका नाम अंबाला पड़ा था। पहले इसका नाम आमवाला के नाम से भी जाना जाता था इसको, और अम्बवाला के नाम से भी जाना जाता था, जिसे बताया जाता है कि टाइम के चलते चलते ये आमवाला या फिर अम्बवाला से धीरे धीरे अंबाला बन गया। तो यहाँ पर सर्वाधिक खेती आम की जाती है, यहाँ पर सर्वाधिक खेती आम की जाती है। और अगर अयस की बात करें तो यहाँ पे कौन सा अयस पाया जाता है, यहाँ पर कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर करंट में रवेदार चूना पाया जाता है, रवेदार चूना। लेकिन यहाँ पर बहु पहले एक चीज और है जो आपको याद रखनी है, अगर पूछ लिया जाए तो बहुत समय पहले यहाँ पर सोना भी मिलता था, सोना यहाँ भी मिलता था, ये नोट कर लें। बहुत समय पहले नारायणगढ़ के पास, नारायणगढ़ के पास यहां से सोना भी मिलता था, लेकिन फिलहाल में नहीं मिलता है, बहुत पहले की बात है। अब जब हमने फसल, सिंचाई और अयस्क की अगर बात की है तो इसको ढोने के लिए हमें यातायात के साधन भी बहुत अच्छे चाहिए। तो उसके लिए हम बात करेंगे यहां से नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे के यहां से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, तो हमें याद रखना है कि अंबाला से सर्वाधिक नेशनल हाईवे गुजरते हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे 5 या फिर
NH5 यहां से गुजरता है, पहला। दूसरा NH7 यहां से गुजरता है, और तीसरा नेशनल हाईवे 44 यहां से गुजरता है। उसके अलावा चौथा नेशनल हाईवे 152 यहां से गुजरता है, और उसके अलावा पांचवा नेशनल हाईवे 344 यहां से गुजरता है। अब ये चीज याद रखनी है कि अम्बाला से सर्वाधिक हाईवे गुजरते हैं, और हाईवे कौन कौन से गुजरते हैं? NH7 गुजरता है, NH44, 152 और 344 नेशनल हाईवे यहां से गुजरते हैं। उसके अलावा इसके साथ में एक चीज और याद रखनी है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला, तो यह आपको याद रखना है, ये अम्बाला है। हम देखेंगे कि अम्बाला में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व है, सबसे ज्यादा सड़कें जो है वो अम्बाला में है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला, तो फिर हमारा जवाब होगा जींद। ये चीज आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा सड़क घनत्व वाला जिला है अम्बाला, और सबसे कम सड़क जो है वो है जींद में। उसके अलावा हम बात करते हैं रेलवे की, या फिर बात करें हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, तो वो अम्बाला है। अम्बाला हरियाणा का सबसे व्यस्त जो रेलवे स्टेशन है वो अम्बाला है, सबसे व्यस्त है ये। उसके अलावा हरियाणा रेलवे का मुख्यालय ये भी अम्बाला में है। ये याद रखना है। अब हमने देखा कि कई क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्लियर हो गए। एक तो नेशनल हाईवे यहाँ से कौन कौन से गुजरते हैं, ऊपर से सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पाई जाती है अम्बाला में। फिर सड़क घनत्व की बात की जाए तो वो अम्बाला में है। सबसे कम सड़कें जींद में पाई जाती हैं, और हरियाणा का सबसे व्यस्त जो रेलवे स्टेशन है वो अम्बाला है, और हरियाणा रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी अम्बाला में ही है। अब हम बात करेंगे, जब नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं तो एक चीज और याद रखनी है, वो ये है कि हरियाणा में एकमात्र ऐसा बस अड्डा है जिसका नाम किसी पॉलिटिशियन के नाम पर रखा गया है। पहली बात तो यह है कि हरियाणा में सबसे पहले बस डिपो, अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे पहले बस डिपो कहां बना था, तो वो अम्बाला में बना था 1950 में। वो अम्बाला में बना था 1950 में, 1950 में बना था। उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि एकमात्र रेलवे स्टेशन क्या नाम है, बस डिपो, हरियाणा का एकमात्र बस डिपो जिसका नाम किसी राजनेता के नाम पर है, जिसका नाम किसी राजनेता के नाम पर है, तो वो है सुषमा स्वराज बस स्टेशन।
वो है सुषमा स्वराज बस स्टेशन। तो ये टॉपिक, ये पॉइंट्स हमने इसमें क्लियर कर लिए। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हरियाणा में 2 सैन्य हवाई अड्डे भी हैं। हरियाणा में सैन्य हवाई अड्डा, हरियाणा में 2 सैन्य हवाई अड्डे हैं। एक तो है अंबाला में और दूसरा है सिरसा। दूसरा है सिरसा में। अगर क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा घुमा दिया जाए और पूछ लिया जाए कि अंबाला जो सैन्य हवाई अड्डा है इसको स्थानीय मान्यता कब मिली, मान्यता कब मिली, तो हमें याद रखना है ये 1938 में मिली थी। इसको जो स्थानीय मान्यता मिली थी हवाई अड्डे की वो 1938 में मिली थी। उसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि ये जो हवाई अड्डे हैं पाकिस्तान से जब 1965 और 1971 का युद्ध हुआ था तो इन हवाई अड्डों पर हमला किया गया था। और यहाँ पे एक चर्च था सेंट पॉल चर्च, जिसके ऊपर बम गिराया गया था। पाकिस्तान की जो सेना थी या फिर उनके जो वायुयान थे वो वहां से आए तो थे अंबाला हवाई अड्डे को तबाह करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो बम गिराया था वो बम हवाई अड्डे पे ना गिर करके वहां पे एक चर्च था सेंट पॉल चर्च, उस पे गिर गया था। पाकिस्तान ने 1965 व 71 के युद्ध में अंबाला हवाई अड्डे पर हमला किया था, लेकिन उसमें हमारे हवाई अड्डे में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। वहां पे जो तबाह हुआ था वो था सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च था जिसको वो बम गिर गया था और जिसकी वजह से वो बिल्कुल एकदम तबाह और बर्बाद हो गया था। उसके अलावा हमको एक चीज और याद रखनी है कि भारत में जो सबसे पहले लड़ाकू विमान थे राफेल की जो पहली खेप थी वो सबसे पहले अंबाला में आई थी। तो एक पॉइंट हमें और याद रखना है, राफेल की नियुक्ति सबसे पहले अंबाला में हुई थी। अभी से कंफ्यूज ना हो कि नियुक्ति अंबाला में कैसे हो गई। आपने सुना होगा कि हमारा एक बहुत पुराना नेवी का जहाज था, उसके बारे में खबर आई थी, उसको रिटायर कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से इनकी नियुक्ति हुई थी। तो ये याद रखना है कि राफेल की जो पहली खेप है वो सबसे पहले अंबाला में आई थी, सबसे पहले। तो इसके बारे में हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया है। उसके बाद में अब हम देखेंगे क्या अंबाला के उद्योग के बारे में जानेंगे। उद्योग, तो यहाँ के सबसे फेमस उद्योग कौन कौन से हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट हैं वो यहाँ पे सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसा कि हमने इसके उपनाम में भी देखा था कि इसका उपनाम मिक्सी सिटी है,
तो यहाँ पर मिक्सी बहुत ज्यादा बनाई जाती है, मिक्सी बहुत ज्यादा बनाई जाती है। उसके अलावा वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पर बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं और पूरे भारत में जितने वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं उनका पूरे भारत में बनाए जाने वाले वैज्ञानिक उपकरण का लगभग 35% या फिर उससे भी अधिक अंबाला में बनाए जाते हैं। 35%, लगभग 35% अंबाला में बनाए जाते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि यहाँ पर वैज्ञानिक जो उपकरण बनाए जाते हैं उनका लगभग 35% पूरा भारत में बनाए जाते हैं, उनका लगभग 35% यहाँ पे बनाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीटा दूध का प्लांट, तो ये हो गया, ये अगला है वीटा दूध प्लांट। जो 1973-74 में बनाया गया था। यह आपको याद रखना है। एक है वीटा दूध प्लांट और उसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर जो टॉरेक्स खांसी की सिरप होती है आप लोगों ने यूज की होगी, टॉरेक्स खांसी की दवाई, वो भी अंबाला में ही बनाए जाते हैं। तो इसके अलावा एक और है, यहाँ पर दरी गलीचा भी बनाया जाता है, इसका उद्योग भी है। एक यहाँ पर माउथ फ्रेशनर भी बनाया जाता है। तो ये थे इसके नए उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सबसे ज्यादा यहाँ बनाया जाता है। उसके अलावा इसको वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पे बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। पूरे भारत के लगभग 35% से भी अधिक उपकरण यहाँ बनाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वीटा दूध का प्लांट है जो 1973-74 में यहाँ पर विकसित किया गया था। उसके अलावा टॉरेक्स खांसी की सिरप भी यहीं बनाई जाती है और दरी गलीचे भी यही बनाए जाते हैं। उसके अलावा अब हम अगली चीज देखेंगे यहाँ से इसके इतिहास के बारे में। वे ये पढ़ लिया हमने, अब देखेंगे इसका इतिहास। इतिहास के बारे में कि इसका इतिहास किस तरह का है। अब इसका इतिहास बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 1857 के बाद में इसका पूरा इतिहास हम जानेंगे भी। और 1857 के टाइम पे इसका इतिहास में बहुत अच्छा रोल भी रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुषाणकालीन जो सिक्के हैं, कुषाणकालीन सिक्के हमें अंबाला से मिले हैं। उसके अलावा कुषाणकालीन मूर्तियां मिली हैं। कुषाणकालीन मूर्तियां मिली हैं और कनिष्क के सिक्के मिले हैं। कुषाणकालीन मूर्तियां यहाँ पर मिली हैं। उसके अलावा यहाँ पर कनिष्क के सिक्के मिले हैं। कनिष्क के सिक्के या फिर आप समझ सकते हैं उसके काल के सिक्के यहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पे पुराने इतिहास में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। अब हम बात करेंगे 1857 का, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रोल निभाया है 1857 में। अंबाला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो बहुत अच्छा रोल रहा है अंबाला का 1857 की क्रांति में।
1857 की क्रांति। हमने देखा कि हरियाणा में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी, शुरू हुई थी, वो सबसे पहले अम्बाला से शुरू हुई थी। हरियाणा में सबसे पहले 1857 की क्रांति अम्बाला में हुई थी। सबसे पहले अम्बाला में हुई थी और यहां पर आर्मी ने विद्रोह किया था। तो यह भी याद रखना है कि कौन सी बटालियन थी जिसने विद्रोह किया था। यहां पर 5वीं व 7वीं बटालियन ने विद्रोह किया था। 5वीं और 7वीं बटालियन ने विद्रोह किया था। उसके अलावा हमें एक चीज और है जो याद रखनी है, वो ये है कि ये जो विद्रोह था इसको पहले ही फिक्स किया गया था। जैसे हम हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ेंगे उसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता दी जाएगी। 1857 की क्रांति में एक डेट फिक्स की गई थी, लेकिन उस डेट से पहले ही पता चल गया था, तो क्रांति थोड़ी पहले हो गई थी जिसकी वजह से सफल नहीं हो पाई। अन्यथा 1857 की क्रांति इतनी खतरनाक हुई थी कि अगर यह बंदा नहीं होता जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे तो शायद हरियाणा या फिर भारत भी उस क्रांति में आजाद हो जाता। तो 1857 की क्रांति में एक गद्दार को याद किया जाता है। 1857 की क्रांति का गद्दार, इसको इसके दो अलग अलग नाम मिलते हैं। इसको श्यामलाल के नाम से भी इसका नाम मिलता है, श्यामलाल या फिर श्याम सिंह। श्याम सिंह, ये याद रखना है कि 1857 की क्रांति में इसने इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था क्रांति को। अन्यथा क्रांति इतनी सॉलिड होने वाली थी कि शायद हम उसी टाइम पे आजाद हो जाते। उसके अलावा गद्दारों में एक और है जिसको याद किया जाता है, वो है हंसराज। ये भारत के दो सबसे बड़े गद्दारों के रूप में याद किए जाते हैं। इसने जलियांवाला हत्याकांड की सूचना दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये दो याद रखने आपको, ये वो हैं जो जिन्होंने क्रांति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा हमको ये बात करनी है, जब श्याम सिंह ने अंग्रेजों को इंफॉर्मेशन दे दी थी कि भारतीय जो सैनिक हैं वो विद्रोह करने वाले हैं, तो फिर बहुत सारे सैनिक तो ऐसे थे जिनको भीतर ही मार दिया गया था कैंप में, क्योंकि उनको पहले ही आशा थी कि अगर इनको मारा नहीं गया तो विद्रोह बहुत खतरनाक होगा, इसलिए उनको पहले ही कैंप में ही मार दिया गया था। बहुत थोड़े बचे थे और ये इनसे कंट्रोल भी नहीं हुई थी। अंग्रेजों की आला हाईकमान आई थी दिल्ली से कब्जा करके इस क्रांति को कंट्रोल किया गया था। तो ये याद रखने लायक बात है कि हरियाणा में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति है वो कहां पर हुई थी? अम्बाला में हुई थी। और उसके अलावा इसका एक गद्दार भी है। अगर हम बात करें कि अम्बाला में सैनिक छावनी कब बनाई गई थी, अम्बाला में सैनिक छावनी कब बनाई गई थी? तो यह 1843 में बनाई गई थी। अम्बाला में जो सैनिक छावनी है वो 1843 में बनाई गई थी। उसके अलावा अम्बाला में एक क्वेश्चन और है जो बनता है कि अम्बाला में कांग्रेस की शाखा कब बनी थी? ये याद रखना है। अम्बाला में
सबसे पहले दरअसल ये याद रखना है कि अम्बाला में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा खोली गई थी 1886 में। और इसको लाने वाले कौन थे? लाला मुरलीधर। मुरलीधर के बारे में हम बात करेंगे। जो मुरलीधर हैं, इनका जन्म तो हुआ था पलवल में। मुरलीधर जो है, इनका जन्म तो हुआ था पलवल में, लेकिन इसकी जो कार्यस्थली है वो अम्बाला है। और सबसे पहले कांग्रेस की जो शाखा है उसको अम्बाला में लाला मुरलीधर ने ही खोला था। तो ये आप लिख सकते हैं, ये है इसके इतिहास के बारे में। उसके अलावा अब हम देखेंगे यहाँ के शिक्षा संस्थान के बारे में। शिक्षा संस्थान कि यहाँ पर कौन कौन से शिक्षा संस्थान है। यहाँ पर मोस्टली 2 शिक्षा संस्थान का जिक्र मिलता है। एक तो है मारकंडा यूनिवर्सिटी। मारकंडा यूनिवर्सिटी, मारकंडा यूनिवर्सिटी यहीं पर है। उसके अलावा मारकंडा यूनिवर्सिटी जो है वो है मुलाना। ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि मारकंडा यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो याद रखना है वो है मुलाना में। और उसके अलावा यहाँ पर नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जो हरियाणा में चलाए जाते हैं, नवोदय जवाहरलाल विद्यालय, नवोदय जवाहरलाल नेहरू विद्यालय। तो ये कुलान गांव में है। तो ये है कुलान गांव में। यहाँ पर यही 2 शिक्षा संस्थान हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई और शिक्षा संस्थान है नहीं। उसके बारे में उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो हम रात दिन देखते हैं, एक हवाई जहाज भी है उसके नाम से, किंगफिशर। किंगफिशर पर्यटन स्थल यहीं पर है। पर्यटन स्थल, किंगफिशर पर्यटन स्थल यहीं पर है। उसके अलावा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस पार्क है। सुभाष चंद्र बोस पार्क। सुभाष चंद्र पार्क है। उसके अलावा यहाँ पर एक वीर हीरो मेमोरियल ग्रेवयार्ड भी है। वीर हीरो मेमोरियल ग्रेवयार्ड भी है। इसको देखेंगे 1857 की क्रांति में शहीद हुए वीर सैनिकों
1857 की क्रांति में शहीद हुए वीर सैनिकों की कब्रें हैं। वीर सैनिकों की कब्रें हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और कब्रिस्तान भी है, वो है अंग्रेजों का कब्रिस्तान। अंग्रेजों का कब्रिस्तान। और इसमें कौन से अंग्रेज दफन है? इसमें पहले वे दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए सैनिक। यहां पर पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए सैनिक दफन है। उसके अलावा यहां पर महावीर उद्यान है। यहां पर महावीर उद्यान है। महावीर उद्यान है। उसके अलावा यहां पर एक इंदिरा उद्यान भी है। इंदिरा उद्यान, ये 5 पर्यटन स्थल अब तक हो चुके हैं। इंदिरा उद्यान भी है। उसके अलावा यहाँ पर एक नौरंग राय तालाब भी है। नौरंग राय तालाब। तो ये थे यहाँ के पर्यटन स्थल जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो यहाँ पर 6 पर्यटन स्थल के बारे में हमने बात की। महावीर उद्यान, किंगफिशर पर्यटन स्थल, सुभाष चंद्र बोस पार्क, वीर मेमोरियल, एक ग्रेवयार्ड है, एक कब्रिस्तान है उसके नाम से। यहाँ पर 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे उन सैनिकों की कब्रें हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी है जिसमें पहले और दूसरे युद्ध में शहीद हुए या फिर मारे गए अंग्रेजों की कब्रें हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक इंदिरा उद्यान भी है और एक नौरंग राय तालाब भी है। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर दरगाह की। दरगाह, तो यहाँ पर दरगाह की अगर हम बात करें तो दरगाह यहाँ पर कई है, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा जो पूछी जाती हैं वो यहाँ पर 2 दरगाह हैं। एक तो है नागा बाबा दरगाह, और दूसरा है यहाँ पर नौगजा बाबा की दरगाह। अब ये इसके बारे में जो 9 गजा है इसके बारे में अलग अलग अफवाहें हैं या फिर कहें तो अलग अलग बातें प्रचलित हैं। एक तो ये है कि 9 गजा मतलब 9 गज का। कुछ लोगों का मानना यह है कि ये जो बाबा हैं उनकी जो हाइट है वो 9 गज थी, इसलिए इसका नाम 9 गजा बाबा है। उसके अलावा इसके बारे में एक और कहानी है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो ये है कि इसके जो फॉलोअर्स थे, इसके जो मानने वाले थे या फिर इसके मुरीद कह सकते हैं हम, इसके जो मुरीद थे वो बहुत ज्यादा थे और उनका जो घेरा है वो 9 गज का था। तो इस वजह से इसका नाम 9 गजा पड़ा, 9 गजा बाबा पड़ा। तो यहाँ पर एक चीज और है जो याद रखने की है, वो ये है कि जब कोई मन्नत पूरी हो जाती है 9 गजा बाबा का, मन्नत पूरी, एक चीज इस 9 गजा बाबा के बारे में हमको याद रखनी है कि मन्नत पूरी होने पर यहां पर दीवार घड़ी का, मन्नत पूरी होने पर यहां पर दीवार घड़ी का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है।
ये याद रखना है। अब इसका भी कोई अलग अलग किस्से बताते हैं लोग। ऐसा बताया जाता है कि कोई एक बंदा था जिसकी मन्नत कहीं पे पूरी नहीं हो रही थी, वो वहां आया और उसने दुआ वगैरह की और उसके बाद में उसने ये बोला था कि जब मेरी बात पूरी हो जाएगी तो मैं एक दीवार घड़ी चढ़ाऊंगा, और लोगों ने इसी प्रकार की धारणा बना ली कि दीवार की घड़ी चढ़ाने पर यहाँ पर मन्नत पूरी होती है। तो ये चीज याद रखनी है कि नौगढ़ जो बाबा है इस पर मन्नत पूरी होने पर एक दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के धार्मिक स्थलों की, उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ के धार्मिक स्थलों की। धार्मिक स्थल, तो धार्मिक स्थलों में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मंदिर की। सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक स्थल में मंदिर की कि यहाँ पर मंदिर कौन कौन से पाए जाते हैं। तो एक तो यहाँ पर जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी, अंबाला के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है वो। एक तो यहाँ पर मिलता है अंबा देवी या फिर अंबिका देवी। अंबिका देवी मंदिर जो कि इसके नाम के साथ ही है। उसके अलावा यहाँ पर एक है राधा किशन। उसके अलावा यहाँ पर एक राधा किशन मंदिर भी है। राधा किशन मंदिर। उसके अलावा यहां पर शारदा देवी का मंदिर है। शारदा देवी मंदिर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर एक स्वाश्वरनाथ जैन, स्वाश्वरनाथ जैन मंदिर है। तो ये तीन मंदिर हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं गुरुद्वारों की। हम बात करते हैं गुरुद्वारों की। गुरुद्वारा, गुरुद्वारे की बात करते हैं तो यहां पर मंजी साहिब गुरुद्वारा पाया जाता है। मंजी साहिब गुरुद्वारा, एक तो यहाँ पर मंजी साहिब गुरुद्वारा पाया जाता है, और उसके अलावा यहाँ पर गेंदसर साहिब गुरुद्वारा पाया जाता है। गेंदसर साहिब। उसके अलावा यहाँ पर गेंदसर साहिब गुरुद्वारा पाया जाता है। गुरुद्वारा, अब इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जिस गुरु को यह समर्पित है, जिस गुरु को यह समर्पित है उस गुरु का ननिहाल है यहाँ पर, और वो यहाँ पर आकर के जैसे हॉकी वगैरह खेला करता था, तो इसलिए इसका नाम, इसलिए उसी जगह पर जहाँ पर ये खेलता था क्या नाम है, वहां पर गेंदसर साहिब गुरुद्वारा बना दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर बादशाही बाग गुरुद्वारा, और उसके अलावा यहाँ पर एक गुरुद्वारा है बादशाही बाग। बादशाही बाग गुरुद्वारा। तो ये हमने बात की धार्मिक स्थलों की। यहाँ पर अंबा देवी मंदिर है, अंबिका देवी या अंबा देवी या फिर अंबिका देवी के नाम से है। राधा कृष्ण मंदिर है, शारदा देवी मंदिर है, और स्वाश्वरनाथ जैन मंदिर है। उसके अलावा हमने बात की थी यहाँ के गुरुद्वारों की, तो यहाँ पर मंजी साहिब और गेंदसर साहिब और बादशाही, एक गुरुद्वारा हो रहा है यहाँ पर पंजी खेड़ा साहिब।
पंजीखेड़ा गुरुद्वारा। इसे पंजीखेड़ा में एक मेला भी लगता है, आगे मेले के बारे में बात करेंगे। तो ये थे यहाँ के धार्मिक स्थल। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ के मेलों की, कि यहाँ पर मेले कौन कौन से लगते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर मेलों की। मेले, एक तो यहाँ पर शारदा देवी का मेला लगता है। एक तो यहाँ पर शारदा देवी का मेला लगता है। उसके अलावा यहाँ पर तीज का मेला लगता है। शारदा देवी का मेला, तीज का मेला, ये याद रखना है। शारदा देवी का मेला है वो लगता है त्रिलोकपुरी में। त्रिलोकपुरी में। और जो तीज का मेला है वो लगता है पंजीखेड़ा में। अभी हमने बात की थी पंजीखेड़ा में। उसके अलावा यहाँ पर एक मेला और है, वो है लखनऊ साहिब मेला। यहाँ पर एक मेला और लगता है, वो है लखनऊ साहिब मेला। और ये जो है वो लखनऊ गांव में, लखनऊ में ही रहता है। ये लखनऊ में ही लगता है। ये बात की हमने यहाँ के मेलों के बारे में। तो अब तक हमारा जो है वो हो गया है अंबाला का नामांकन, तहसील, उप तहसील, इसका गठन, भौगोलिक स्थिति, नदियां, नेशनल हाईवे, सैन्य हवाई अड्डे और इसके उद्योग, इतिहास, शिक्षा संस्थान और पर्यटन स्थल, दरगाह, धार्मिक स्थल और क्या नाम, मेले। अब हम पढ़ते हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं या फिर अभिनेता अभिनेत्री हैं जो अंबाला से आए हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं और कुछ हॉलीवुड भी पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा का भी संबंध यहीं से है। उसके अलावा परिणीति चोपड़ा, उसके अलावा ओम पुरी, ये जो हैं ये बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री हैं। बॉलीवुड में काम करते हैं, अभिनेता हैं या फिर अभिनेत्री हैं। उसके अलावा एक और है जूही चावला। जूही चावला ये मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। मिस इंडिया भी रह चुकी हैं और इसने बहुत अच्छे एक्टर होने का अवार्ड भी जीता था। उसके अलावा यहाँ पर भारत का जो सबसे प्रसिद्ध शेफ है, उसका नाम है, भारत का प्रसिद्ध शेफ संजीव कुमार। भारत का सबसे प्रसिद्ध शेफ या फिर आप रसोइया भी बोल सकते हैं, वो है संजीव कुमार।
संजीव कुमार, इसका भी जो संबंध है वो अम्बाला से है। तो इन सबका संबंध कहाँ से है ये याद रखना है कि इन सबका जो संबंध है वो है अम्बाला से। इन सबका जो संबंध है वो कहाँ से है, वो है अम्बाला से। उसके अलावा इसके अलावा यहां से क्या नाम है वो, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज। अब सुषमा स्वराज के पास कई सारी प्रसिद्धियां हैं। एक तो ये है कि ये जो है ये भारत की पहली विदेश मंत्री रही है। विदेश मंत्री रही है, एक उपलब्धि तो यह है इसके पास में। विदेश मंत्री ये रही है 2014 से 2019 तक। उसके अलावा ये भारत की दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। 1998 में बनी थी। वो अलग बात है कि इनका जो कार्यकाल था वो बहुत कम रहा था, 52 दिन, लेकिन ये रही है भारत की दिल्ली की प्रथम क्या नाम है सीएम रही है। उसके अलावा इसके नाम पर एक उपलब्धि और भी है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, वो ये थी कि इसके नाम पर हरियाणा में एकमात्र ऐसा क्या नाम है बस अड्डा है जो इसके नाम पर है। उसके अलावा इसके पास एक और उपलब्धि है, वो ये है भारत की हरियाणा की हरियाणा की सबसे कम उम्र की ऐसी महिला है हरियाणा की प्रथम महिला जिसने सबसे कम उम्र में कैबिनेट में जगह पाई। कैबिनेट में जगह पाई और उस टाइम पे इसको श्रम मंत्री बनाया गया था। उस टाइम पे इसको श्रम मंत्री बनाया गया था और वो किसका काल था, वो था चौधरी देवीलाल जी का काल था जिसमें इसको श्रम मंत्री बनाया गया था। उसके अलावा ये 2000 से 2003 तक संचार मंत्री भी रही है। संचार मंत्री भी रही है जिसमें इसने अम्बाला में क्या नाम है एक संचार के लिए एक केंद्र, संचार केंद्र भी खोला था इसने। तो ये थी इसकी उपलब्धियां। उसके अलावा यहाँ पर एक और व्यक्तित्व है काशीराम जोशी। काशीराम जोशी अगर इसकी बात करें तो इसने 1913 में इनका एक संगठन था, उसने 1913 में इन्होंने गदर पार्टी बनाई थी 1913 में। और अंग्रेजों ने
1915 में फांसी दे दी। फांसी दे दी गई इनको, 1915 में फांसी दे दी गई। उसके अलावा एक यहाँ पर एक और है जिसका एक जिक्र मिलता है, वो है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे जिसका संबंध आरएसएस से है। अब इसके बारे में अलग अलग धारणा है, कोई इनको आजाद भारत का पहला आतंकवादी कहता है, कोई किसी नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है। लेकिन इसके बारे में जो सबसे ज्यादा प्रचलित बातें हैं वो ये है कि 30 जनवरी 1948 में इसने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मारा। इसने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को मार दिया था। उसके अलावा फिर इसको अम्बाला की जेल में रखा गया था और फिर 15 नवंबर 1949 को 15 नवंबर 1949 को इसे अम्बाला की जेल में ही फांसी दे दी। अम्बाला की जेल में फांसी दी गई। तो इसका ज्यादा कुछ इतिहास में कोई नाम है नहीं, इसके वजह से इसका नाम है कि इसको वहीं पर फांसी दे दी गई थी अम्बाला की जेल में। उसके अलावा एक विशंबरनाथ कौशिक भी हैं। विश्वंभर कौशिक, ये भी अम्बाला से ही हैं और ये जो थे ये थे हास्य व्यंग कवि। हास्य व्यंग कवि थे और जो ये अपने हास्य लिखते थे वो उनका नाम होता था दुबे की चिट्ठी। दुबे की चिट्ठियां, ये इसका टॉपिक होता था। और उसके अलावा इसकी जो पहली कहानी थी वो थी रक्षाबंधन। इसकी जो पहली कहानी थी वो थी रक्षाबंधन, जो 1913 में प्रकाशित हुई थी। जो 1913 में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा इसकी बहुत सारी क्या नाम है, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये था आज का हमारा जिला दर्शन अम्बाला के बारे में। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारा जो है चैनल है उस पर लगातार मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी इनकी कंटिन्यूअसली वीडियो डाली जा रही है और वही कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने पढ़ने वाले दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए और हमें कमेंट करके ये बताइए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।